हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड जो कि 2022 तक प्रस्तावित है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती शीघ्र ही आने वाली है और बिजली विभाग में भी जूनियर अकाउंटेंट निकलेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। अकाउंटेंसी का एक सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, लेखा शास्त्र की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी लेखा शास्त्र की शब्दावली होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पूंजी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। बात करते हैं कैपिटल होती क्या है, तो व्यवसाय का स्वामी या स्वामियों द्वारा जब व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय में कुछ धनराशि या माल या संपत्ति विनियोग की जाती है, या व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए राशि निवेश की जाती है बिजनेस के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग, व्यापार के स्वामी द्वारा, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप है तो स्वामियों या कंपनी में भी बहुत सारे मालिक होते हैं, तो व्यापार के स्वामी या स्वामियों द्वारा विनियोजित राशि पूंजी कहलाती है। इससे व्यापार प्रारंभ किया जाता है या फिर विस्तार किया जाता है, और इस पूंजी से हम लोग क्या करते हैं, तो इस पूंजी से हम लोग माल खरीद सकते हैं, इस पूंजी से माल खरीदा जाता है या संपत्तियां खरीदी जाती हैं। तो हमने बात करी पूंजी क्या होगी, व्यवसाय का स्वामी या स्वामियों के द्वारा व्यापार में जो भी धनराशि विनियोजित की जाती है, निवेश की जाती है, उसे हम लोग पूंजी बोलते हैं। और इस पूंजी की सहायता से हम लोग माल क्रय कर सकते हैं और इस पूंजी की सहायता से हम लोग संपत्तियां क्रय कर सकते हैं। माल और संपत्ति के बारे में हम लोग आगे देखेंगे वो क्या होती है। तो ये हमारा कैपिटल का मीनिंग हुआ। सेकेंड टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है आहरण, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ड्राइंग का मतलब होता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, निजी कार्यों हेतु व्यवसाय से या व्यापार से कुछ भी नकद या माल निकाला जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। तो यहां पर मीनिंग होगा, स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से माल या नकद निकाला जाता हो तो इसे आहरण कहा जाता है। आहरण का मतलब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से अपने निजी काम के लिए अगर व्यापार से माल या नकद निकालता है तो हम लोग क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं माल के बारे में, गुड्स। क्या होता है गुड्स? गुड्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो वस्तु जिसमें व्यापार डील होता है, वह वस्तु जिसमें व्यापार डील किया जाता है, मतलब वह वस्तु जिसमें हम लोग व्यापार करते हैं, जैसे कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। अगर हम किसी बिजनेस को करते हैं तो उसमें किसी न किसी वस्तु का लेन देन हम करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन भी करेंगे तो वहां पर भी हमें परचेज और सेल का काम करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जिसे व्यापार में खरीदा और बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, माल कहा जाता है। जैसे
मेरे अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा मैं खरीदूंगा और बेचूंगा तो कपड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। अगर मेरे फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मैं खरीदूंगा और फर्नीचर बेचूंगा तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा, माल होगा। अगर मेरे लाइट फैन का बिजनेस है तो फैन में परचेज करूंगा और सेल करूंगा तो फैन मेरे लिए क्या है, गुड्स होगा, माल होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे कोई क्रॉप्स का बिजनेस है, जो ग्रेन वगैरह होते हैं, अनाज होते हैं, उनको अगर मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ तो वो ग्रेन जो होगा वो मेरे लिए अनाज जो होंगे वो क्या होंगे, माल हो जाएंगे। तो माल कोई फिक्स नहीं होता है, वो नेचर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस किस टाइप का है। अगर हम लोग कपड़े का बिजनेस करेंगे तो कपड़ा हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स का मतलब सीधा सा है कि वह वस्तु जिसे व्यापार में खरीदा या बेचा जाता हो। तो यहां लिखेंगे हम लोग, वह वस्तु जिसे क्रय और विक्रय किया जाता हो, वह वस्तु जिसे क्रय या विक्रय किया जाता हो एवं उस वस्तु का ही व्यापार हो, उस वस्तु का ही, यानी उसी टाइप की कमोडिटीज का हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे हार्डवेयर का हमारा बिजनेस, तो हार्डवेयर के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई नट बोल्ट हो गया, वो सब चीजें वो किस में आएगा, गुड्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुड्स या माल। लेकिन हम लोग बिजनेस में गुड्स वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अगर हमने माल खरीदा है तो वहां पर हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं। अगर हमने माल बेचा है तो वहां पर हम लोग सेल्स वर्ड यूज करते हैं। जनरली गुड्स को हम लोग स्टॉक के रूप में दिखाते हैं हिंदी में, जिसे रहतिया भी कहा जाता है और इन्वेंट्री भी कहा जाता है। लेकिन स्टॉक और इन्वेंट्री में थोड़ा सा है, होती सेम थिंग है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है वो अपने अनसोल्ड स्टॉक के लिए या अपने पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके लिए वो क्या वर्ड यूज करेगी, स्टॉक वर्ड यूज करेगी। लेकिन जनरली कंपनीज जो होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिनका विनिर्माण का काम होता है, वो संस्थाएं स्टॉक की जगह इन्वेंट्री वर्ड का यूज करती है। दोनों का मतलब रहती ही होता है, स्टॉक ही होता है ना, माल ही होता है। लेकिन जो संस्थाएं प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके लिए वो वर्ड कौन सा यूज करेंगे, इन्वेंट्री वर्ड यूज करेंगे। और इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा माल। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग क्रय, परचेज। परचेज किसे कहेंगे? परचेज का मतलब कोई भी माल खरीदना जिसमें हम लोग डीलिंग करते हैं। हमने बात करी माल क्या होता है, माल हम पढ़ चुके हैं। अगर हम लोगों ने व्यवसाय में माल को खरीदा है, चाहे वो नकद हो चाहे वो उधार हो, अगर हमने परचेज किया है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, क्रय माना जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई संपत्ति क्रय करके लाता हूं तो संपत्ति को मैं क्रय नहीं लिखूंगा, परचेज की अकाउंट में उसे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो यहां पर हमें लिखना है व्यवसाय में माल खरीदना क्या कहलाएगा, क्रय कहलाएगा। खरीदना क्रय कहलाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, संपत्ति अगर खरीदी है तो वहां पर हम परचेज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वहां पर उस असेट्स को ही असेट्स के नाम से लिखा जाएगा, वो परचेज नहीं हो सकता। तो परचेज का मतलब सिंपल सा क्या ध्यान रखेंगे, व्यवसाय में जो भी वस्तु हमारी गुड्स है, माल है, उसको हम अगर खरीद के लाते हैं, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होगी, नकद प्लस उधार। क्रय चाहे नकद में हो चाहे उधार में हो, अगर माल खरीदा है हमने तो वो लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर आते हैं हम लोग, वो आती है सेल्स, विक्रय। सेल्स सेल्स क्या होती है? जिस टाइप से हमने परचेज के बारे में देखा था कि परचेज का मतलब वह माल या वस्तु जिसे व्यवसाय में डील करते हैं और उसे खरीद कर लेके आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परचेज कहते हैं। ऐसे सेम थिंग खरीदे हुए माल को व्यवसाय में बेचने को हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, विक्रय कहेंगे। तो ये चीज लिखते हैं यहां पर, माल को बेचना विक्रय कहलाता है। और इसमें भी दोनों चीजें आएगी, बेचने में नकद बेचा तब भी आएगा और
उधार क्रेडिट में सेल किया तब भी आएगा, और कैश हमने सेल किया तब भी इसे लिखा जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमने कोई संपत्ति को बेच दिया है, असेट को सेल किया है, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है, सेल्स का पार्ट नहीं होती है। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात करें तो वो आता है आपका क्रय वापसी। क्रय वापसी, और इससे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब नाम से पता चल रहा है कि कोई खरीदा हुआ माल है उसे वापस लौटाना है। क्रय वापसी का मतलब खरीदा हुआ माल वापस लौटाना। क्रय किए गए माल को किसी कारण से पुनः विक्रेता को लौटाना क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हमने खरीदा था, माल हमारे पास पड़ा, हम अब दे के आ रहे हैं, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। इसे बाह्य वापसी और इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर आते हैं, 7th पॉइंट, जिसे हम लोग लिखते हैं विक्रय वापसी। सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी क्या होती है? जिस प्रकार से हम माल खरीद के लाते हैं, कभी कभी माल जिस प्रकार से हम खरीदते हैं उसे हम लौटा देते हैं। तो हमने अगर माल बेचा है तो कभी कभी उस बेचे हुए माल में भी कुछ डिफेक्टिव आ सकता है, कुछ एक्सेस अमाउंट में गुड सेल हो जाता है, तो उसे वापस हमारे कस्टमर्स हमें रिटर्न कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बेचा गया माल अगर लौट के आएगा, बेचा गया माल किसी कारण से पुनः क्रेता द्वारा लौटा दिया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी कहेंगे। और इसे और क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक वापसी, क्योंकि हमारे पास आ रहा है, और इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इसे कहा जाता है, सेल्स रिटर्न को। तो ये हमारे टर्मिनोलॉजी नंबर 7 था। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगली टर्मिनोलॉजी आएगी हमारी, वो होगी संपत्ति। अब हम बात करने वाले हैं संपत्ति की, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे असेट। असेट के बारे में बात करते हैं तो माल और असेट्स में क्या डिफरेंस है? माल को हम लोग लंबे समय के लिए नहीं रखते हैं, व्यवसाय में खरीदने और बेचने के उद्देश्य से उसे लाया जाता है, वापस जल्दी से उसे बेच दिया जाएगा। लेकिन जो संपत्ति है, असेट है, उसे हम लोग बेचने के उद्देश्य से कभी भी संस्था में वापस खरीद के नहीं लाते हैं। हम लोगों का जो परचेज करने का उद्देश्य होगा किसी संपत्ति को, वो व्यवसाय में संचालन में सहयोग करने के लिए हम संपत्ति को क्रय करते हैं, और उसे वापस बेचने के उद्देश्य से हम लोग क्रय नहीं करते हैं। तो यहाँ पर संपत्ति के बारे में लिखेंगे वह वस्तु जिसे व्यवसाय संचालन हेतु क्रय किया जाता है तथा उसे पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है, संपत्ति कहलाती है। यहां मीनिंग क्लियर हो गया होगा। वह वस्तु जिसे हम व्यवसाय संचालन के लिए क्रय करते हैं और पुनः विक्रय के उद्देश्य से हम लोग इसे खरीद कर नहीं लाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संपत्ति कहेंगे।
जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, वो सारी चीज़ें। अब हम संपत्तियों के कुछ प्रकार हैं वो देखते हैं। संपत्तियों के प्रकार कि संपत्तियां कौन कौन से प्रकार की होती है। तो सबसे पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहली संपत्ति आती है चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग करंट असेट्स। चालू संपत्तियां क्या होती है? वे संपत्तियां जो सामान्यतः व्यवसाय में 1 वर्ष की अवधि तक के लिए ही रखी जाती हो। वे संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि तक के लिए ही रखी जाती हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? चालू संपत्तियां कहेंगे। या सीधा सा हम कहें कि वे संपत्तियां जिनसे नकद वसूली 1 साल के भीतर भीतर हो जाती हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? करंट असेट्स या चालू संपत्तियां कहेंगे। तो यहां लिखेंगे मीनिंग, वे संपत्तियां जिनसे नकद वसूली 1 वर्ष के भीतर हो जाती हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? करंट असेट्स या चालू संपत्तियां कहेंगे। ठीक है, ये हमारी करंट असेट्स। कुछ उदाहरण अगर हम इनके देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डेटर्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देनदार, इंग्लिश हिंदी में से कहेंगे क्या कहेंगे? देनदार, डेटर्स, ये हमारी क्या है? करंट असेट्स है, चालू संपत्ति है। इसके अलावा नकद, कैश, ये भी हमारी चालू संपत्ति है। बैंक बैलेंस, ये भी हमारी क्या है? चालू संपत्ति है। इसी तरीके से कुछ और संपत्तियों के अपन एग्जाम्पल देखें तो पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय इंग्लिश में बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी क्या है? चालू संपत्ति है। इसी तरीके से स्टॉक या रहतिया या इन्वेंट्री, ये भी हमारी क्या है? चालू संपत्तियां हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं चालू संपत्तियों के। अब हम बात करते हैं दूसरी संपत्ति का प्रकार, वो होगी स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे फिक्स्ड असेट्स। चालू संपत्तियों का अपोजिट हो गया, ये 1 साल के भीतर भीतर नकद में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन स्थायी संपत्तियां व्यवसाय में स्थायी रूप से बनी रहती है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए व्यवसाय संचालन में वो भाग लेती है, उन संपत्तियों हम क्या कहेंगे? स्थायी संपत्तियां कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वे संपत्तियां जो 1 वर्ष से अधिक अवधि तक व्यवसाय के संचालन में भाग लेती हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? स्थायी संपत्तियां कहेंगे, फिक्स असेट्स कहेंगे। अब फिक्स असेट्स के भी टाइप हैं, वो हमें देखने हैं। स्थायी संपत्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो यहाँ हम इसके टाइप भी देख लेते हैं। स्थायी संपत्तियों के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इसमें सबसे पहली स्थायी संपत्ति आती है दृश्य स्थायी संपत्ति। दृश्य स्थायी संपत्ति इंग्लिश में कहेंगे हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। दृश्य स्थायी संपत्ति या टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? दृश्य का मतलब वो संपत्ति जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, मैं इसे छू सकता हूं, देख भी सकता हूं, तो ये मेरी स्थायी संपत्ति है। वो सारी संपत्तियां जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, ये सारी की सारी मेरी क्या है? स्थायी दृश्य संपत्तियां, जिन्हें मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं। तो यहां पर इनका मीनिंग लिखेंगे वे संपत्तियां जिन्हें देखा व छुआ जा सकता हो,
वे संपत्तियां जिन्हें देखा व छुआ जा सकता हो उन्हें क्या कहा जाएगा? दृश्य स्थायी संपत्ति कहा जाएगा। इनके कुछ उदाहरण की अगर बात करें, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर। तो ये बहुत सारे चीज़ें हो सकती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है? स्थायी संपत्तियां हैं। तो ये हो गई दृश्य स्थायी संपत्तियां हैं। अब इसी का सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इसी का हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अदृश्य स्थायी संपत्तियां। अदृश्य स्थायी संपत्तियां, और इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, अदृश्य स्थायी संपत्तियां। वे संपत्तियां जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो संपत्तियां क्या कहलाती है? अदृश्य संपत्तियां कहलाती है। यहां लिखेंगे वे संपत्तियां जिन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, क्या कहलाएगी? अदृश्य स्थायी संपत्तियां कहलाएगी। कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो एग्जाम्पल में एक तो ख्याति हो जाएगा, गुडविल, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया और ट्रेडमार्क। ये मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी रेसिपीज वगैरह भी होती है, तो वो भी अपन को ध्यान में रखनी है। मुख्य रूप से ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये अदृश्य स्थायी संपत्तियां हैं। तो स्थायी संपत्तियों की हमने दो प्रकार देखे, दृश्य स्थायी संपत्तियां और अदृश्य, टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो हमारी अभी तक संपत्तियां दो हुई, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां। अब हम सी पॉइंट की बात करेंगे, तो वो होती है काल्पनिक संपत्तियां। काल्पनिक संपत्तियां, और इंग्लिश में इसे कहेंगे फिक्टिटियस एसेट्स। क्या होती है? तो वास्तव में इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वैसे तो अदृश्य संपत्तियों का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये मानी गई संपत्तियां हैं, जैसे नाम से पता चल रहा काल्पनिक। हमारी कल्पनाओं के आधार पर हम इन्हें संपत्ति मान लेते हैं, वास्तव में ये संपत्ति होती नहीं है। जैसे कभी कभी संस्था को लगातार घाटा होने के बावजूद भी अगर फर्म की पुस्तकों के अंदर गुडविल दिखा रखी है तो गुडविल वास्तविक नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस के अंदर हमारी फर्म गुडविल अर्न नहीं कर सकती है। तो गुडविल जो दिखाई होगी वो काल्पनिक संपत्ति का पार्ट होगा। कभी कभी भारी लॉस हो जाते हैं संस्था को, तो उन लॉसों को भी गुडविल में जोड़ के दिखा देते हैं, तो वो भी हमारी काल्पनिक संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति नहीं है। तो यहां लिखेंगे वे संपत्तियां जो वास्तविक नहीं होती है, केवल उन्हें संपत्ति मान लिया जाता है। जैसे भारी हानि, इसी तरीके से हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में ख्याति, ये सारी क्या है? हमारी काल्पनिक संपत्तियां हैं, फिक्टिटियस असेट्स हैं, जिसे भी बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, उसकी भी हम आगे बात करेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने संपत्तियों के तीन प्रकार देखे हैं, चालू संपत्तियां होती है, स्थायी संपत्तियां होती है और काल्पनिक संपत्तियां होती है। नेक्स्ट है आठवीं, दायित्व। दायित्व यानी लायबिलिटीज। अब दायित्व क्या होता है? तो वो सभी देयताएं जो व्यवसाय में बाहरी व्यक्ति मांगते हैं, जैसे कि लोन हो गया, हम अगर लोन लेके आते हैं तो व्यापार के लिए वो क्या है? एक दायित्व है। हमने उधार माल खरीदा तभी वो हमारा क्या है? दायित्व, क्योंकि हमें चुकाना है। तो वो सभी भुगतान जो व्यवसाय को अभी करने बाकी हों उसे हम क्या कहेंगे? दायित्व कहेंगे। यहाँ लिखेंगे वे बकाया राशियां जिनका भुगतान
व्यवसाय को किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को करना हो, क्या कहलाएंगे? दायित्व कहलाएंगे या लायबिलिटीज कहलाएंगे। अब हम इनकी बात करें तो इसके भी प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार देखें, दायित्वों के प्रकार। दायित्व भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दायित्व है वो है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर चालू दायित्व क्या होता है? तो वे सभी दायित्व या भुगतान जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के भीतर भीतर करना हो, उसे हम क्या कहेंगे? चालू दायित्व कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? चालू दायित्व। कुछ इनके एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल? सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिटर्स, लेनदार, जिनसे हम उधार माल खरीद के लाते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स क्या हैं? करंट लायबिलिटीज हैं। और अगर हम बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, हिंदी में से कहेंगे बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष भी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी है, चालू दायित्व है। होता क्या है इसकी भी हम आगे बात करेंगे, एक शॉर्ट में भी देख लें कि जब हम बैंक के चालू खाते से, जो व्यवसायिक संस्था का हमारा खाता होगा, उस चालू खाते से जमा राशि से भी अगर अधिक पैसा विड्रॉन कर लेते हैं, अधिक पैसा निकाल लेते हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो उसे वापस 1 साल के भीतर भीतर हमें जमा कराना ही पड़ेगा। तो हमारी वो क्या है? करंट लायबिलिटी मानी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय, ऐसे व्यय जिनका पेमेंट हमें करना है लेकिन अभी तक हमने किया नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बकाया व्यय भी हमारी क्या है? चालू दायित्व है या करंट लायबिलिटीज है। इसी तरीके से एडवांस इनकम, एडवांस इनकम क्या होगी? अग्रिम आय। अगर किसी व्यक्ति से हमने एडवांस में पैसा ले लिया है लेकिन अभी तक हमने उसका काम नहीं किया या कोई सेवा प्रदान नहीं करी है, तब भी वो हमारी क्या मानी जाएगी? करंट लायबिलिटी मानी जाएगी, जब तक कि हम उसका काम नहीं कर देते हैं। तो उस 1 साल के भीतर भीतर, जब से हमें पैसा मिला है उसके 1 साल के भीतर भीतर हमें वो काम पूरा करना, तब जाके हमारी लायबिलिटीज पूरी होगी। तो ये हमारी क्या होगी? करंट लायबिलिटीज है या चालू दायित्व है। तो ये हमारे हो गए चालू दायित्व। इसका दूसरा टाइप देखें तो होता है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व, और इंग्लिश में इसे कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व। अब यहां पर क्या होते हैं गैर चालू दायित्व? तो वे समस्त दायित्व जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के बाद करना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? गैर चालू दायित्व कहेंगे। वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात किया जाना हो, वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात किया जाना हो, गैर चालू दायित्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो बैंक लोन हो गया, है ना, बैंक ऋण हिंदी में कह सकते हैं अपन इसको। इसी तरीके से डिवेंचर्स होते हैं कंपनीज के, डिवेंचर्स, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब टॉपिक आएगा। ऋण पत्र, ये भी क्या है? एक तरह का लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज है। अच्छा, इनके एक एक और नाम ध्यान अपन रख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्पकालीन दायित्व भी कह सकते हैं। अल्पकालीन दायित्व, अल्पकालीन दायित्व, शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी इन्हें कहा जाता है। और गैर चालू दायित्व को हम और किस नाम से जान सकते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसको एक और नाम से जानेंगे हम लोग, दीर्घकालीन
कालीन दायित्व, इंग्लिश में कहेंगे इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये हमारे दायित्व कंप्लीट हो गए, दायित्व के प्रकार हमने देखे हैं। उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अगली टर्मिनोलॉजी आएगी हमारी व्यय, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? तो एक्सपेंसेस का मतलब व्यवसाय के डे टू डे रूटीन के जो वर्क होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी भुगतान किए जाते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं? व्यय कहलाते हैं, जिसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। वे समस्त खर्चे जो व्यवसाय से संबंधित हों, व्यवसाय से संबंधित हों तथा आवृत्ति प्रवृत्ति के हों, आवृत्ति प्रवृत्ति के हों। आवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब रिकरिंग नेचर, यानी कि एक बार हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी में होता ही रहता है। जैसे रेंट हो गया तो हर महीने पे करना पड़ता है, इसी तरीके से रिफ्रेशमेंट चार्जेस हो गए, नाश्ते पानी के जो खर्चे होते हैं वो भी होते रहते हैं, वो रुक नहीं सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, वाटर चार्जेस हो गए, ये सारी चीज़ें, सैनिटेशन का खर्चा हो गया, ये सारे के सारे क्या है? हमारे बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। स्टाफ को सैलरी पे करनी है ना, इंश्योरेंस का पैसा देना, ये सारे के सारे रूटीन एक्सपेंसेस हैं जिसे हम लोग को करना ही होता है, व्यवसाय को चलाना है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यय कहेंगे। अब व्यय की बात करें तो व्यय कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्यय के प्रकार की। तो व्यय का जो सबसे पहला प्रकार है वो है आयगत व्यय, आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस या आयगत व्यय का मतलब क्या है कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट, जिनका लाभ हमें उसी वर्ष में प्राप्त हो जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वे समस्त व्यय जिनका लाभ चालू वर्ष में प्राप्त हो जाता है, वे समस्त व्यय जिनका लाभ चालू वर्ष में प्राप्त हो जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? आयगत व्यय कहेंगे। अब इसके भी कुछ प्रकार हैं। तो इसके अंदर जो पहला प्रकार आता है वो आता है प्रत्यक्ष व्यय, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? तो वो समस्त व्यय जो व्यवसाय को बनाने से लेकर के माल को बेचने तक, वे समस्त व्यय जो माल को बनाने से लेकर के माल को बेचने तक किए जाते हैं, बेचने से पहले तक किए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। वे व्यय जो माल को बनाने से लेकर के माल को बेचने से पहले तक किए जाते हैं, वो सारे व्यय क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वे समस्त आयगत व्यय जो माल को बनाने से लेकर बेचने से पहले तक किए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। इनका संबंध सीधे तौर पर माल के उत्पादन या क्रय से होता है। ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं? या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे या माल को खरीदने से रिलेटेड होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मजदूरी कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आवक गाड़ी भाड़ा, आवक गाड़ी भाड़ा, कैरीज इनवर्ड, ये भी कौन सा है? डायरेक्ट है। कॉल हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, ऑयल एंड ग्रीस हो गया। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? रॉयल्टी हो गया। ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? प्रत्यक्ष व्यय हैं, जो कहीं ना कहीं माल के उत्पादन या माल के क्रय से संबंधित होते हैं। इसी में आते हैं दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो सीधे सीधे माल के उत्पादन या क्रय से संबंधित नहीं होते हैं। नॉर्मली व्यवसाय के संचालन से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। वे व्यय जो व्यवसाय के संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे विक्रय व्यय, किराया, बीमा, वेतन, पैकिंग व्यय, ये सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस स्टाफ के एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी वगैरह जो भी पे करेंगे हम सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, ये सारे के सारे कौन से होंगे, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आयगत व्यय में दो टाइप हमने देखे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे व्यय की, तो आता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेस क्या है, तो वो सारे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें एक लंबे समय तक मिलता हो, यानी कि आयगत में हमने पढ़ा था कि जिनका लाभ हमें उसी चालू वर्ष में मिल जाता है, लेकिन पूंजीगत व्यय ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका लाभ हमें एक से कई वर्षों तक प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय। वे व्यय जिनका लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है, वो क्या कहलाएंगे, आपके पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उदाहरण होगा संपत्ति का क्रय। संपत्ति का क्रय, अगर हम कोई असेट खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा या कोई व्हीकल खरीदा है, तो उसका बेनिफिट हमें एक साल से तो ज़्यादा ही मिलेगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लंबा समय का हमें बेनिफिट मिलता है। बिल्डिंग खरीदी, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है, उसका मतलब क्या है कि जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय कहलाएगा। संपत्ति का क्रय हो गया, संपत्ति में बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, है ना, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें अगर हम खरीदते हैं तो वो जो खर्चा होगा उसे हम कौन सा मानेंगे, पूंजीगत व्यय कहेंगे। एक चीज़ और, आयगत व्यय जो है अंतिम खाते जब बनाते हैं तो उन्हें हम लोग अंतिम खातों के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा प्रत्यक्ष व्यय, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा उसमें जाएगा अप्रत्यक्ष व्यय। और पूंजीगत व्यय जाते हैं चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, जो भी हम संपत्ति खरीदेंगे वो सारी की सारी बैलेंस शीट के अंदर चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, असेट साइड में लिखी जाती है। तो ये हमारे एक्सपेंसेस के प्रकार हम लोगों ने देखे हैं, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यही कंक्लूड करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी अभी बाकी है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।